द कोड ऑन वेजेस 2019 का ये थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 जो कि है मिनिमम वेजेस, इस पे MCQ स्टार्ट कर रहे हैं। और आज सेक्शन 3 से सेक्शन 14 कवर है, लेकिन मिनिमम वेजेस का जो चैप्टर 2 है वो आपका सेक्शन 5 से सेक्शन 14 में आता है। और ये जो सेक्शन 3 है एंड सेक्शन 4 है वो चैप्टर 1 का है, जो रह गया था उस पर MCQ बनाना, वो भी हम लोग इस लेक्चर में कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच सेक्शन डील्स विथ प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ जेंडर। तो कौन सा सेक्शन है वो आपको मना करता है जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए, कि आप जो वेजेस दे रहे हो, आप ऐसा नहीं कि आप मेल को ज़्यादा दो या फीमेल को कम दो, या आप जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 ये कहता है कि किसी एस्टैब्लिशमेंट में जो एम्प्लॉयर है अगर सेम काम करवा रहा है तो उसी सेम काम के लिए ऐसा नहीं कि मेल को ज़्यादा पैसा दे रहा है, वेजेस दे रहा है, और फीमेल को कम दे रहा है, वहाँ पे जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। तो ये आपका सेक्शन 3 बात करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन एन एस्टैब्लिशमेंट अमंग एम्प्लॉयज़ on the grounds of gender in matters related to wages by the same employer in respect of the same work। तो ये सही है, हम लोगों ने अभी सेक्शन 3 में पढ़ा कि एक एस्टैब्लिशमेंट में जो एम्प्लॉयर है अगर वो सेम काम करवा रहा है तो आपको वहाँ पे जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ऑप्शन 2 है, फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लाइंग विद द अबव प्रोविजन द एम्प्लॉयर कैन रिड्यूस द रेट ऑफ वेजेस ऑफ एनी एम्प्लॉई। तो ये ऑप्शन ये कह रहा है कि सपोज कीजिए कि कोई एक एम्प्लॉयर है, वो पर मंथ मेल को 30,000 रुपीज़ पर मंथ दे रहा है और फीमेल को दे रहा है 25,000 रुपीज़। तो यहाँ पे ये जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। तो ये क्या कर सकता है कि जो मेल का जो 30,000 है उसको 25,000 तक रिड्यूस कर सकता है। तो फिर यहाँ पे मेल और फीमेल का दोनों बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। तो ऑप्शन 2 यही कह रहा है। दूसरा कह रहा है, तीसरा ऑप्शन, कि फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लाइंग विद द अबव प्रोविजन द एम्प्लॉयर शैल नॉट रिड्यूस द रेट ऑफ वेजेस ऑफ एनी एम्प्लॉय। कि जो मेल का जो 30,000 और फीमेल का 25,000 है, तो ये ऑप्शन ये कह रहा है कि ये रिड्यूस नहीं कर सकता, उसको 25,000 तक नहीं कर सकता, ताकि दोनों बराबर हो जाए। इसे फीमेल का बढ़ा के 30,000 करना होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 3। जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए किसी भी एम्प्लॉय का जो एम्प्लॉयर है वो वेजेस को रिड्यूस नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पे मैंने बोला था, इसको 30,000 से 25,000 नहीं कर सकता, इसे बस जो फीमेल का जो 25,000 मिल रहा है इसको 30,000 करना पड़ेगा। ही कैन नॉट रिड्यूस द वेज। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे वो हो गए 1 और 3। ऑप्शन बी। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। जेंडर के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसे हटाने के लिए वो किसी एम्प्लॉय का वेजेस है उसे रिड्यूस नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 3 है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ऑप्शन ए है, द एम्प्लॉयर शैल नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स वाइल रिक्रूटिंग एनी एम्प्लॉय फॉर द सेम वर्क एंड इन सेम कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉई। तो ये सही है। अगर कोई एम्प्लॉयर है, अगर वो अपने एस्टैब्लिशमेंट के किसी काम के लिए रिक्रूटमेंट कर रहा है, जॉब के लिए रिक्रूटमेंट कर रहा है, तो उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। कि ऐसा नहीं बोले कि हमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स चाहिए, वो ऐसा नहीं कर सकता। ऑप्शन बी है, द प्रोविजन ऑफ अबव पॉइंट इज गिवन एग्जाम्पशन वेयर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमन इन सच वर्क इज प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्टेड। तो ये भी सही है कि जहाँ पे जिस काम के लिए वुमन का जो काम करना है वहाँ पे प्रोहिबिटेड और रेस्ट्रिक्टेड हो, तो वहाँ पे वो सिर्फ मेल लोगों को ले सकता है। वहाँ पे वो ऐसे क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। एक्चुअली वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वहाँ पे वुमन का काम करना प्रोहिबिटेड रहता है। तो ये एक एग्जाम्पशन हो गया। फॉर एग्जांपल माइंस में वुमन का काम करना रिस्ट्रिक्टेड रहता है, तो ये एक एग्जाम्पशन हो जाता है प्रोविजन ए का। तो दोनों ऑप्शन आपका सही है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सेक्शन 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये सेक्शन ये कहता है कि किसी भी एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉयज़ को जो वेजेस प्रोवाइड करना है वो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस से कम होना ही नहीं चाहिए, उससे या उससे ज़्यादा होना चाहिए। इससे नीचे आपको वेज कम देना ही नहीं है। और ये जो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस होती है ये आपकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल फिक्स ए मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। पहला है फॉर टाइम वर्क।
मतलब जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है वो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस जो फिक्स करती है वो टाइम वर्क के हिसाब से होता है। मतलब एक दिन का कितना रुपीस मिलेगा, एक घंटे का कितना रुपीस लगेगा, एक मंथ का कितना रुपीस मिलेगा। दूसरा है फॉर पीस वर्क, मतलब सपोज कीजिए एक फैक्ट्री है जहाँ पे कंपोनेंट्स को असेंबल किया जाता है। फॉर एग्जांपल मोबाइल हो गया, मोबाइल के कंपोनेंट्स को असेंबल किया जा रहा है और वहाँ पे आपको एक मोबाइल वर्क असेंबली पे इतना रुपीस कुछ मिल रहा है, तो वो आपका हो गया पीस वर्क। तो गवर्नमेंट है वहाँ पे पीस वर्क के हिसाब से भी जो वेज है वो फिक्स कर सकती है कि एक पीस वर्क पे कितना आपको रुपीस मिलेगा। थर्ड ऑप्शन है वेयर एम्प्लॉयज आर एम्प्लॉयड ऑन ए पीस वर्क द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल फिक्स ए मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फॉर सिक्योरिंग सच एम्प्लॉयज ए मिनिमम रेट ऑफ वेजेस ऑन टाइम वर्क बेसिस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिएगा कि सपोज़ कीजिए कि अगर पीस वर्क पे कोई रेट ऑफ वेज फिक्स है और वहाँ पे 50 पीस पे सपोज़ कीजिए कि 100 रुपये मिल रहा है और एक एम्प्लॉई है वहाँ पे फैक्ट्री में 8 घंटे दे रहा है और वो 50 पीस कर पा रहा है, उसे 100 रुपये मिल रहा है। और कोई दूसरा एम्प्लॉई है वहाँ पे वो भी 8 घंटे काम कर रहा है, वहाँ पे सिर्फ वो 30 पीस कर पा रहा है, तो इस हिसाब से इसको कम मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, एक टाइम बेसिस पे भी एक फिक्स कर देती है रेट कि आप 8 घंटे काम कर रहे हो तो आपको मिनिमम इतना मिलेगा ही, चाहे आप कितना भी पीस वर्क करो। तो ये एक तरह से एक सिक्योरिटी हो जाता है कि अगर वो कहीं कम पीस कर रहा है तो ऐसा नहीं उसको बहुत कम मिले। एक मिनिमम रेट ऑफ वेज है वो टाइम बेसिस पे यहाँ पे भी फिक्स कर देती है गवर्नमेंट। ऑप्शन 4 है ऑन जेंडर बेसिस, डेट इज टू से इन ए वर्क ऑफ सिमिलर नेचर ए मेल एम्प्लॉय मे हैव हायर मिनिमम रेट ऑफ वेजेस देन ए फीमेल। तो ये गलत है, ऐसा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो नहीं करती है। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शंस होंगे वो होंगे 1, 2 एंड 3। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस ऑन टाइम वर्क बेसिस मे बी फिक्स्ड इन अकॉर्डेंस विथ विच ऑफ द फॉलोइंग वेज पीरियड्स। अब आपकी जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो जो टाइम वर्क बेसिस पे जो वेज फिक्स करती है, तो इसका जो वेज पीरियड होता है वो क्या क्या हो सकता है। तो पहला है बाय द आवर, हाँ ये होता है, गवर्नमेंट है वो पर घंटे का वेज फिक्स करती है। दूसरा है बाय द डे, 1 घंटे का भी फिक्स करती है कि एक दिन आप काम करोगे तो कितना आपको वेज मिलेगा मिनिमम। तीसरा है बाय द वीक और चौथा है बाय द मंथ। तो इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शंस चूज़ करना है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। आपकी कोड ऑन वेजेस में बस बाय आवर, बाय डे एंड बाय मंथ बताया गया है कि गवर्नमेंट फिक्स करती है वेजेस। आपको आवरली रेट, आपका पर डे का रेट और आपका पर मंथ का कितना मिनिमम वेज मिलेगा वो फिक्स करती है। बाय द वीक का ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। आपकी जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो बाय वीक फिक्स नहीं करती कि एक वीक का कितना मिलेगा, ओनली बाय आवर, बाय डे एंड बाय मंथ। तो इसको आप ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इजंट ए कंपोनेंट ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स्ड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है जो मिनिमम रेट ऑफ वेज जो फिक्स करती है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इजंट पूछा है, इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है। तो पहला है बेसिक रेट ऑफ वेजेस, तो ये कंपोनेंट होता है आपका मिनिमम रेट ऑफ वेजेस का, एक बेसिक रेट होता है। दूसरा है कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, तो ये भी होता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस मीन्स एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है जो एक मेंटेन करना होता है, तो उसके हिसाब से आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस दिया जाता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एक प्रॉपर मेंटेन करने के लिए। और जो महंगाई के हिसाब से बढ़ता भी है अगर महंगाई बढ़ रही है और घटता भी है अगर महंगाई घट रही है। और ये आपके ज्योग्राफिकल लोकेशन पे भी डिपेंड करता है कि आप शहर में रह रहे हो तो वहाँ पे सब कुछ महंगा होता है तो आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस ज़्यादा मिलता है, और अगर आप रूरल एरिया में रह रहे हो गाँव में तो वहाँ पर ये कम होता है। तीसरा है कैश ऑफ वैल्यू ऑफ द कंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़। तो ये हो गया आपको कि कुछ सामान है एसेंशियल कमोडिटी, जैसे फूड हो गया, सामान हो गया, कुछ राशन हो गया, तो ये सब आपको कंसेशन में प्रोवाइड किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ये सारे आपके जो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस है इसके कंपोनेंट है, बेसिक रेट ऑफ वेज भी होगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस भी होगा, और आपका कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन भी हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें हैं वो कंसेशन वैल्यू पे प्रोवाइड करे। आपको बेसिक रेट ऑफ वेजेस के साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस भी मिल सकता है, या फिर आपको बेसिक रेट ऑफ वेजेस के साथ कैश वैल्यू मिलेगा और ये कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस नहीं मिलेगा, या फिर आपको तीनों चीज़ मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है इन फिक्सिंग मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फॉर द फर्स्ट टाइम or in revising it, the appropriate government can appoint committees to hold inquiries and give recommendations। अब जब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को फर्स्ट टाइम मिनिमम रेट ऑफ वेजेस है उसको फिक्स करना होता है या फिर उसे रिवाइज करना होता है, तो उसके लिए वो क्या करती है, एक कमिटी अपॉइंट करती है जिसका काम क्या होता है, वो इंक्वायरीज होल्ड करेगी और गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस देगी।
तो उस कमेटी के बारे में पूछ रहा है कि एवरी कमेटी अपॉइंटेड शैल कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट पर्सन्स नॉट एक्सीडिंग डैश ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द कमेटी। उस कमेटी में कुछ इंडिपेंडेंट पर्सन्स होते हैं और जो उनकी संख्या होती है, उनके जो नंबर्स होते हैं वो टोटल मेंबर्स के कितने फ्रैक्शन होते हैं उससे ज़्यादा उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 1/3। दे शुड नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द कमेटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखना कि जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं वो टोटल मेंबर्स के 1/3 को एक्सीड नहीं करना चाहिए। दे शुड नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द कमेटी। क्वेश्चन नंबर 9 है द कमिटी एज डिस्कस्ड इन द अबव क्वेश्चन या फिर प्रीवियस क्वेश्चन शैल कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर्स एंड रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयज़ एंड इंडिपेंडेंट मेंबर्स, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब जो कमिटी होती है वहाँ पे आपको एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटिंग मेंबर्स होते हैं जो एम्प्लॉयर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और एम्प्लॉयज़ को कुछ रिप्रेजेंट करते हुए मेंबर्स होते हैं और कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि उनकी जो नंबर्स होते हैं वो 1/3 होना चाहिए मैक्सिमम ऑफ द टोटल मेंबर्स। तो हमें यहाँ पे चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट करना है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयज़ शैल बी इक्वली नंबर ऑफ रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर्स, की जो एम्प्लॉयज़ है जो काम करते हैं एक्चुअली उनके जो रिप्रेजेंटिंग मेंबर्स है वो आपके एम्प्लॉयर्स के जो रिप्रेजेंटिंग मेंबर्स है वो उसके बराबर होने चाहिए, मतलब दोनों नंबर्स बराबर होने चाहिए। ऑप्शन बी है कि एम्प्लॉयज़ के जो रिप्रेजेंटिंग मेंबर्स है वो आपके एम्प्लॉयर्स से कम होना चाहिए और तीसरा कह रहा है कि एम्प्लॉयज़ के जो रिप्रेजेंटिंग मेंबर्स है वो एम्प्लॉयर्स से ज़्यादा होने चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि काम करते हैं, उनके जो रिप्रेजेंटिंग मेंबर्स है वहाँ पे कमेटी में वो आपके एम्प्लॉयर्स जो काम के लिए हायर करते हैं उनके जो रिप्रेजेंटिंग मेंबर्स है वो दोनों इक्वली नंबर होने चाहिए कमेटी में। क्वेश्चन नंबर 10 है द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल रिव्यू और रिवाइज मिनिमम रेट ऑफ वेजेस ऑर्डिनरली एट एन इंटरवल नॉट एक्सीडिंग डैश ईयर्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 5 ईयर्स। जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उससे एटलीस्ट 5 साल के अंदर जो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस है उसको रिवाइज करना ही होगा, उसे चेंज करना ही होगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। 5 साल से पहले भी कर सकती है, 2 साल या 3 साल, लेकिन मैक्सिमम उसे 5 साल के अंदर एक बार उसे करना ही होता है रिवीजन। तो इसको आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये। क्वेश्चन नंबर 11 द फॉलोइंग शैल फिक्स द फ्लोर वेज टेकिंग इनटू अकाउंट मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ ए वर्कर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपका फ्लोर वेज फिक्स करती है और ये फ्लोर वेज क्या होता है ये हम लोग अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे पूरा। बस आप याद रखना कि जो फ्लोर वेज होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के पास ये पावर नहीं है, वो बस एडवाइस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को और जो फिक्स करने का काम होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स्ड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन बी लेस देन द फ्लोर वेज। दूसरा है द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स्ड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल नॉट बी लेस देन द फ्लोर वेज। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2। जो फ्लोर वेज होता है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है, इससे नीचे आपका मिनिमम रेट ऑफ वेज होना ही नहीं चाहिए। ये मिनिमम होता है, इसको कहते हैं फ्लोर वेज, फ्लोर वाला। इससे हमेशा ऊपर आपका मिनिमम रेट ऑफ वेज होता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है फ्लोर वेज। जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करती है अपने स्टेट में वो हमेशा इससे ऊपर ही होता है, इससे ज़्यादा ही होता है। इसके बराबर हो सकता है लेकिन इससे कम कभी नहीं हो सकता। तीसरा है ओनली वन सिंगल फ्लोर वेज इज़ फिक्स्ड फॉर ऑल ओवर इंडिया। चौथा है डिफरेंट फ्लोर वेज में भी फिक्स फॉर डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4। आप कंफ्यूज मत होना कि सेंट्रल गवर्नमेंट फ्लोर वेज फिक्स कर रही है तो वो पूरे इंडिया में एक ही होगा, चारों तरफ एक फिक्स्ड होगा, नहीं, वो अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज। डिपेंड करेगा ना कि कहाँ पे नॉर्मल एनवायरनमेंट है, कहाँ पे ज़्यादा हार्श एनवायरनमेंट है, तो उस हिसाब से आपका डिफरेंट फ्लोर वेज फिक्स कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे वो होंगे ऑप्शन 2 और 4। ऑप्शन डी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखना कि जो मिनिमम रेट ऑफ वेज होता है जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करती है वो हमेशा फ्लोर वेज से ज़्यादा होती है और डिफरेंट फ्लोर वेज में बी फिक्स्ड फॉर डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज। और फ्लोर वेज फिक्स करने का काम किसका होता है? ओनली एंड ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 है इफ़ द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स्ड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अर्लियर इज़ मोर देन द फ्लोर वेज देन द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सपोज़ कीजिए कि एक फ्लोर वेज था, ये आपका फ्लोर वेज हो गया पहले का, और उसके हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट ने एक मिनिमम रेट ऑफ वेज फिक्स किया था यहाँ पे। और आगे चल के क्या हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने फ्लोर वेज को रिवाइज़ किया और उसको और घटा दिया।
तो अब ये पूछ रहा है कि इस हिसाब से जो नया फ्लोर वेज आया अगर वो उससे कम है तो स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है। पहला है कैन रिड्यूस सच मिनिमम रेट ऑफ वेजेस टू मेक इट इक्वल टू और लिटिल अबव द फ्लोर वेज, कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इसको जो फिक्स किया था वो वापस उसको नीचे घटा के कर सकती है। अगर फ्लोर वेज कम हुआ है तो ये अपना भी जो रेट ऑफ वेज है उसको नीचे थोड़ा घटा सकती है। दूसरा है कि कैन इवन रिड्यूस इट टू बिलो द फ्लोर वेज, ये कह रहा है कि फ्लोर वेज से नीचे कर सकती है, तो ये तो एकदम गलत ही है। तीसरा है शैल नॉट रिड्यूस सच मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स्ड बाई इट अर्लियर, कि इसने जो पहले आपका जो मिनिमम रेट ऑफ वेज फिक्स किया था स्टेट गवर्नमेंट ने उसको वो घटा नहीं सकती। मतलब अगर भले आपका फ्लोर वेज है वो कम हो गया लेकिन ये जो रेट ऑफ वेज है वो उससे कम होगा ही नहीं, वो जितना था उतना ही रहेगा। उससे ऊपर जा सकता है लेकिन उससे नीचे नहीं जा सकता। ऑप्शन डी है कैन चेंज एंड सेट डिफरेंट फ्लोर वेज फॉर देमसेल्व्स एंड देन दोज सेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो एकदम गलती है। फ्लोर वेज फिक्स करने का काम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट अपना अलग से फ्लोर वेज फिक्स नहीं कर सकती। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। मैं वापस आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ पूरा अच्छे से। सपोज़ कीजिए आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टाइम पे आपका जो फ्लोर वेज है, जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, 10,000 रुपीज़ फिक्स किया था पर मंथ। तो उसके रिस्पेक्ट में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इससे उसको ज़्यादा ही रखना पड़ेगा, तो उसने आपका 15,000 रुपीज़ रखा मिनिमम रेट ऑफ वेज अपने स्टेट में। और बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने अपना फ्लोर वेज है उसको रिवाइज़ किया और उसको घटा के 7,000 रुपीज़ कर दिया। तो ये प्रोविज़न ये कहता है कि जो पहले का जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो फिक्स किया था मिनिमम रेट ऑफ वेज जो कि है 15,000, वो उसको नीचे घटा नहीं सकती। भले आपका फ्लोर वेज कम हुआ है लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 15,000 से नीचे नहीं जा सकती। ये इससे ऊपर जा सकती है लेकिन एक बार जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो मिनिमम रेट ऑफ वेज फिक्स कर दिया वो इससे नीचे नहीं जा सकती, भले आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फ्लोर वेज है उसे घटा दिया हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, आप इसको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 14 है इफ़ एन एम्प्लॉई whose minimum rate of wages has been fixed by the day works on any day on which he was employed for a period of less than requisite number of hours constituting a normal day, he shall be entitled to receive wages for a full normal working day। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई एक एम्प्लॉय है वो पर डे के हिसाब से काम कर रहा है, पर डे के हिसाब से, और सपोज़ कीजिए कि उसके एक दिन में 8 आवर्स होते हैं, ये 8 आवर्स है वो उसका एक दिन कंस्टिट्यूट करते हैं, और वो किसी दिन 8 आवर्स की जगह मान लीजिए 6 आवर्स काम करता है, वो कम आवर्स काम करता है, तो फिर भी उसे पूरे दिन का वेजेस मिलेगा अनलेस, अब वहीं हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना है, अनलेस किस कंडीशन में उसे वेज नहीं मिलेगा। प्रोवाइडेड डैट ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रिसीव वेजेस फॉर ए फुल नॉर्मल वर्किंग डे इफ, पहला है इन एनी केस वेयर इज फेलियर टू वर्क इज कॉस्ड बाई अनविलिंगनेस टू वर्क, जो उसने 8 घंटे उसे काम करने थे उसने बस 6 घंटे काम किया, किस वजह से, हिज फेलियर टू वर्क इज कॉस्ड बाई अनविलिंगनेस टू वर्क, कि उससे बाकी के 2 घंटे वो अपनी मर्जी से काम नहीं किया, उस केस में उसे पूरा वेजेस नहीं मिलेगा फुल नॉर्मल वर्किंग डे का। दूसरा है हिज फेलियर टू वर्क इज कॉस्ड बाय द ओमिशन ऑफ द एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड हिम वर्क, कि जो बाकी का जो 2 घंटा है वो जो काम नहीं कर पाया, इसमें एम्प्लॉयर की गलती है कि उसने उसे कोई काम प्रोवाइड नहीं किया, एम्प्लॉयर के पास कोई काम नहीं था देने के लिए एम्प्लॉई को, इसलिए वो सिर्फ 6 घंटे काम कर पाया। तो इस केस में जो उसे जो वेजेस मिलेंगे वो फुल नॉर्मल वर्किंग डे का मिलेगा कि नहीं, तो हाँ इस केस में जो उसे वेजेस मिलेगा वो फुल नॉर्मल वर्किंग डे का मिलेगा। तो इसका आंसर होगा ओनली ऑप्शन ए। बस ऑप्शन ए में अगर वो अपनी मर्जी से काम नहीं करता है तो उसे फुल नॉर्मल वर्किंग डे का वेजेस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर एम्प्लॉयर है वो उसे कोई काम नहीं दे पाता तो उस केस में उसे फुल नॉर्मल वर्किंग डे का पैसा मिलेगा। ये एम्प्लॉयर की गलती है, इट्स नॉट हिज मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 15 है वेयर एन एम्प्लॉय डज 2 और मोर क्लासेस ऑफ वर्क टू ईच ऑफ विच ए डिफरेंट मिनिमम रेट ऑफ वेज इज एप्लीकेबल, द एम्प्लॉयर शैल पे टू सच एम्प्लॉई। सपोज कीजिए कोई एक एम्प्लॉई है डबल ई जो काम कर रहा है, वो आपका 3 आवर्स काम करता है और 3 डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्क पे काम करता है, जिसमें एक काम का जो मिनिमम रेट ऑफ वेज है वो 50 रुपीज़ पर आवर है, दूसरे काम का जो मिनिमम रेट ऑफ वेज है वो 25 रुपीज़ पर आवर है, और तीसरे काम का जो मिनिमम रेट ऑफ वेज है वो 30 रुपीज़ पर आवर है। वो 3 घंटे काम करता है, इस पे 1 घंटे देता है, इस पे 1 घंटे देता है, इस पे 1 घंटा देता है, ये 25 है। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो उसे टोटल काम का जो पैसा मिलेगा वो किस मिनिमम रेट ऑफ वेज के हिसाब से मिलेगा। पहला है एट द रेट ऑफ वेज विच इज़ लीस्ट अमंग द क्लासेस ऑफ वर्क, ये कह रहा है कि जो 25 रुपीज़ पर आवर है इसके हिसाब से उसे तीनों घंटों का रेट ऑफ वेज के हिसाब से पैसा मिलेगा। दूसरा है कि एट द रेट ऑफ वेज विच इज़ द हाईएस्ट,
ये कह रहा है कि 50 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से मिलेगा उससे पूरे 3 घंटे का वेज। तीसरा है कि एट द रेट ऑफ वेज विच इज़ कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द एवरेज। अब ये कह रहा है कि 50 और 25 और 30 का एवरेज ले लो और जो मिनिमम रेट ऑफ वेज आएगा उस हिसाब से उसे 3 घंटे का पैसा मिलेगा। चौथा कह रहा है कि एट द रेट ऑफ वेज इन रिस्पेक्ट ऑफ द टाइम रिस्पेक्टिवली ऑक्यूपाइड इन ईच ऑफ सच क्लास ऑफ वर्क। तो ये ऑप्शन सही है, उसे उसी रेट ऑफ वेज के हिसाब से मिलेगा जितना उसने उस काम के लिए टाइम दिया है। जैसे उसने 3 घंटे का टाइम दिया था, 1 घंटा यहाँ पे, तो उसका 50 रुपीज़ हो गया, यहाँ पे 25 रुपीज़ हो गया और यहाँ पे 30 रुपीज़ हो गया। तो उसे जो टोटल वेज मिलेगा वो मिलेगा 50 + 30 + 25 105 रुपीज़। ये आपका टाइम के प्रोपोर्शनली आपका जो काम का रेट ऑफ वेज है वही मिलेगा। ऐसा नहीं कि लीस्ट वाले का मिलेगा या हाईएस्ट वाले का मिलेगा या फिर एवरेज का मिलेगा। उससे एट द रेट ऑफ वेज इन रिस्पेक्ट ऑफ द टाइम रिस्पेक्टिवली ऑक्यूपाइड इन ईच क्लास ऑफ वर्क इस हिसाब से मिलेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इसको भी आप ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 16 है द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में प्रोवाइड फॉर अ डे ऑफ रेस्ट इन एवरी पीरियड ऑफ डैश डेज विच शैल बी अलाउड टू ऑल एम्प्लॉइज और टू एनी स्पेसिफाइड क्लास ऑफ एम्प्लॉइज। आपकी जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो आपको मिनिमम कितने दिनों में 1 डे ऑफ रेस्ट देती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सारे एम्प्लॉइज़ को एटलीस्ट 7 दिनों के अंदर 1 दिन का रेस्ट मिलना ही चाहिए, 1 डे ऑफ रेस्ट। ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी दे सकती है। बहुत लोगों को कॉरपोरेट में 2 दिन का रेस्ट मिलता है, सैटरडे एंड संडे, लेकिन ये मिनिमम क्राइटेरिया एटलीस्ट उसे 7 दिन में 1 दिन का रेस्ट देना ही है और ये आपकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स करेगी ये बात। क्वेश्चन नंबर 17 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड फॉर अ डे ऑफ रेस्ट इन एवरी पीरियड ऑफ 7 days एंड फॉर द पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन रिस्पेक्ट ऑफ सच डे ऑफ रेस्ट। ये ऑप्शन ये कह रहा है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो 7 दिन में 1 डे ऑफ रेस्ट प्रोवाइड करेगी। हाँ सही बात है, और वो जो 1 डे ऑफ रेस्ट है उसका उसे पैसा भी मिलेगा। दूसरा कह रहा है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो 7 दिन में 1 डे ऑफ रेस्ट तो प्रोवाइड करेगी, लेकिन जो 1 डे ऑफ रेस्ट का जो उसे पैसा होगा वो नहीं मिलेगा। मतलब 7 दिन में उसे बस 6 दिन का पैसा मिलेगा और जो 1 डे ऑफ रेस्ट होता है उसका पैसा नहीं मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1। अगर वो 7 दिन का होता है, उससे वो 6 दिन काम करता है और 1 दिन रेस्ट लेता है तो उससे पूरे 7 दिन का पैसा मिलेगा। जो 1 डे ऑफ रेस्ट होता है इसको हम लोग पेड लीव कहते हैं, इसका आपको पैसा मिलता है। ऑप्शन 3 है द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड फॉर पेमेंट फॉर वर्क ऑन ए डे ऑफ रेस्ट एट ए रेट नॉट लेस देन नॉर्मल रेट। कि अगर सपोज कीजिए कोई एम्प्लॉई है वो आपका रेस्ट डे जो उसको रेस्ट मिलता है उस दिन जाके वो काम करता है, तो उसे जो वेजेस मिलेंगे वो नॉर्मल रेट के हिसाब से मिलेंगे या फिर उसे जो वेजेस मिलेंगे वो ओवर टाइम के रेट के हिसाब से मिलेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4। 7 दिन में एम्प्लॉई को एटलीस्ट 1 डे का रेस्ट मिलता है और अगर वो उस रेस्ट डे के दिन भी जाके काम करता है तो उसे जो वेजेस मिलेंगे वो ओवर टाइम के रेट से मिलेंगे, नॉट ए नॉर्मल रेट, वो आपको ओवर टाइम रेट से मिलेंगे। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शंस होंगे वो है ऑप्शन 1 एंड 4। ऑप्शन 1 एंड 4। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। द ओवर टाइम रेट ऑफ वेजेस शैल नॉट बी लेस दैन डैश द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस। कि अगर कोई अपने रेस्ट डे पे जाके काम करता है तो उसे ओवर टाइम रेट ऑफ वेजेस के हिसाब से वेजेस मिलेगा, और जो ये ओवर टाइम रेट ऑफ वेजेस है ये आपका ट्वाइस होता है नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस का। शैल नॉट बी लेस दैन मतलब मिनिमम एटलीस्ट ट्वाइस होता है, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, 3 टाइम भी हो सकता है, लेकिन जो मिनिमम क्राइटेरिया है ओवर टाइम रेट वो आपका ट्वाइस होता है नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस। कि अगर कोई है वो 500 रुपीज़ पर डे कमा रहा है और अगर वो रेस्ट डे के दिन जाके काम करता है तो उस दिन उसे 1000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से मिलेगा। ओके, तो ये भी बात आप ध्यान रखना, ओवर टाइम रेट इज़ नॉट लेस देन ट्वाइस द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस। सो बस इतना ही था आज के लेक्चर में। अगले लेक्चर में लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे जो कि आपका पेमेंट ऑफ वेजेस से डील करता है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। सो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।